कोई भी कहानी कहानी बनने से पहले एक सपना बनती है और फिर किसी की जिंदगी। और जब इन दोनों में से कुछ भी नहीं बन सकती है तो कोई लेखक जो पत्थर दिल इंसान होता है उस कहानी को कहानी बना देता है। सयाने लोग कहा करते थे ना, जाने किस रास्ते पर ले जाए ये जिंदगी। उम्र के समय में बस इसी तरह एक दिन अचानक ही मेरी मुलाकात एक बिल्कुल अनजान लड़की से हो गई थी। वो लड़की अंदर से किसी पानी के भरे हुए घड़े की तरह ही पूरी तरह भरी हुई थी। मैं उसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता और ना ही वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती थी, पर फिर भी उसने बिना कुछ सोचे समझे उसकी जिंदगी में बीते एक एक क्षण से मुझे वाकिफ करवा दिया और सब कुछ बता दिया। उसकी बातों को मैं अब अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी भर एक ही ख्वाहिश रही कि अगर मैं किसी को प्यार करूं तो वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे, लेकिन अफसोस मेरी ये ख्वाहिश जीवन भर अधूरी ही रही। मेरा नाम कोमलप्रीत है। मैं श्री अमृतसर साहिब की रहने वाली हूँ। मैं जन्म से ही यहीं रही हूँ। मेरा भी एक साधारण सा परिवार था जिसमें मेरे मम्मी पापा बहन भाई और मैं थे। मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी पढ़ाई एक प्राइवेट स्कूल में हुई थी। मुझे बचपन से ही कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। जब मैं बड़ी होने लगी मुझे कहानियों के साथ साथ उपन्यास पढ़ना भी अच्छा लगने लगा। स्कूल और कॉलेज में प्यार मोहब्बत के किस्से आम सुनने को मिला करते थे। मैंने भी मोहब्बत के बहुत से किस्से सुने थे, लेकिन मैं प्यार मोहब्बत से दूर थी और बहुत खुश थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं हर चीज को समझती थी, लेकिन प्यार मोहब्बत में पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी सहेलियां मुझसे चिढ़ती थी क्योंकि मैं उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करती थी और दूर ही रहती थी। स्कूल में कई लड़कों और लड़कियों के किस्से सुने थे, लेकिन मैं उस सबसे बिल्कुल दूर ही रही। स्कूल के बाद मैंने घर के पास के ही एक कॉलेज में दाखिला ले लिया था। मैंने अगले 3 वर्षों में बीए की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके बाद एमए की पढ़ाई करने के लिए मैंने घर में कॉलेज बदलने के लिए जिद की। कॉलेज बदलने का सबसे बड़ा कारण था कि मेरे पुराने कॉलेज में कोई भी सहेली नहीं बनी थी। आखिर मेरे घर वालों ने मेरी जिद पूरी कर ही दी। मैंने खालसा कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया। पहला वर्ष तो बहुत ही अच्छा भी था। मेरे बैच की सभी लड़कियां मेरी अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। उसके बाद मेरे जीवन में अचानक ही एक मोड़ आ गया। बात एमए के दूसरे वर्ष के इम्तिहानों के समय की है। मुझे मेरे मम्मी डैडी ने मोबाइल फ़ोन लेकर दे दिया था। मैंने तुरंत ही अपनी सहेलियों की मदद से फेसबुक पर अपना अकाउंट बना लिया। जिस रास्ते पर मैं जाने से घबराती थी, मैं खुद उस रास्ते पर चल पड़ी थी। फेसबुक पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। उस लड़के का नाम सुखी था। धीरे धीरे हम दोनों में बातचीत होने लगी। फिर धीरे धीरे हम दोनों पूरा पूरा दिन ही एक दूसरे से बातें करने लगे। ऐसे लगने लगा था जैसे एक नई दुनिया ही बन गई थी मेरे लिए। हमारी बातचीत को करीब 1 महीना हो गया था। मुझे सुखी अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैंने उसको मिलने को कहा, लेकिन
उसने मिलने से इनकार कर दिया। मैं उससे मिलकर उसको देखना और समझना चाहती थी। 2 महीने तक हम लोग बातें करते रहे और फिर आखिर 18 अगस्त के दिन सुबह हम दोनों ने मिलने का फैसला कर ही लिया। सुखी का गांव शहर के पास ही था। उस दिन मैं सुबह सुबह ही उठकर तैयार होने लगी। मन में उमंग थी और इसी चक्कर में मैं पिछली रात को ठीक से सोई भी नहीं थी। मैंने घर में पहले ही कह दिया था कि मैं उस दिन अपनी सहेली के साथ दरबार साहिब में माथा टेकने जाने वाली थी। सुबह सुबह घर के सब काम पूरे करके मैं 9:45 बजे ही श्री हरिमंदिर साहिब पहुंच गई। मैं तुरंत ही बाहर आ गई और सरोवर के पास एक कोने में बैठकर सुखी का इंतज़ार करने लगी। करीब 11 बजे का समय हो गया था। मैंने उसको फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद था। लेकिन मैं वहीं बैठी रही। 12 भी बज गए लेकिन सुखी नहीं आया था और ना ही उसने फ़ोन किया था। मैंने कितने ही फ़ोन किए लेकिन उसका फ़ोन बंद ही मिला। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसके फ़ोन की घंटी तो बजनी शुरू हो गई थी लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं वैसे तो बहुत खाना खाया करती थी लेकिन उस दिन मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तब तक मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। आखिर में 3 बजे वहाँ से चल दी और बस स्टैंड पहुँच गई। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी और मेरे होंठ भी सूख गए थे। बस चलने में अभी 5 मिनट ही बाकी थे कि सुखी का फ़ोन आ गया। हेलो जी, कहिए। कोमलप्रीत, मैं बस स्टैंड पहुंच गया हूं, तुम कहाँ पर हो? मैं जल्दी जल्दी बस से नीचे आ गई। सुखी सामने ही एक काउंटर के पास खड़ा था। मन तो किया कि पूरा गुस्सा दिखा दूं, पर प्यार ने मुझे भी अंधा ही कर दिया था। हम दोनों ने बैठकर बहुत सी बातें की। उसने कहा कि उसको अचानक ही उसकी मम्मी को एक रिश्तेदार के घर ले जाना पड़ा था, इसीलिए वो देरी से आया था। मैंने उसकी बात पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। बस उसके बाद तो हम दोनों महीने में कम से कम एक बार तो मिलने ही लगे। जैसे जैसे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी मेरा प्यार भी बढ़ने लगा। मैं सुखी के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी के सपने देखने लग गई। मुझे मेरा वो सपना साकार होता सा लगने लगा था और मुझे दुनिया स्वर्ग सी ही लगने लगी थी। एक दिन उसने सुबह सुबह ही फ़ोन करके मुझे बताया कि उसका अमेरिका का वीज़ा लग गया था और वो 5 वर्षों के लिए अमेरिका जाने वाला था। मुझे भी बहुत खुशी हुई क्योंकि वो उसका सपना था। उसको खुश पाकर मैं उससे भी अधिक खुश थी। हमने आखिरी बार मिलने का फ़ैसला किया क्योंकि वो अगले 5 वर्षों तक विदेश में ही रहने वाला था। मैंने उसको दिन के 1 बजे एक पार्क में बुला लिया। वो देरी से ही आया। मैंने फिर से रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। मैंने सोच लिया था कि अगर उस शाम को वो नहीं आया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। जब 4 बज गए मैं उठकर जाने ही लगी थी कि सुखी आ गया। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। हमने बैठकर कुछ बातें की। तभी मुझे मेरे घर से फ़ोन आ गया क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। हम ज़्यादा समय नहीं बैठ सके। आखिर वो अमेरिका चला गया, मुझे बहुत ही उदास और अकेली छोड़कर। 1 हफ्ते के बाद उसने फ़ोन करके बताया कि वो ठीक से पहुंच गया था और उसको काम भी मिल गया था। मुझे बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे हम लोग हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही बात करने लगे। हालांकि मैं हर समय फ़ोन को ही देखती रहती थी कि कब उसका फ़ोन आएगा। इसी तरह 3 वर्ष बीत गए। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए घर में मेरे लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे और फिर शादी की उम्र भी हो गई थी। घर वाले भी जल्दी से मेरी शादी करवाकर अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहते थे। मैंने फ़ोन पर सुखी को ये बात बता दी। उसने बस इतना ही कहा, जैसा तुमको ठीक लगता है वैसा ही करो।
मैं अभी अपने घर में नहीं कह सकता हूँ, और फिर हमारी जाति भी तो नहीं मिलती है। लेकिन सुखी, मैं अब तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ आ जाओ। सुखी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो बस यही कहता रहा कि वो अभी उसके घर पर शादी के लिए नहीं कह सकता था। मुझे मेरा सपना अपने ही हाथों से टूटता हुआ दिखने लगा। उसके बाद सुखी ने 2 महीने तक मुझसे फ़ोन पर बात नहीं की। मैंने उसके दोस्त को कहा कि वो सुखी से कहे कि वो मुझसे फ़ोन पर बात कर ले। दोस्त के कहने पर मेरी और सुखी की फिर से फ़ोन पर बात शुरू हो गई। मैंने उसको फिर से शादी के बारे में कहा तो उसने कहा कि वो कोई समाधान खोजेगा। मुझे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। बस इसी तरह 2 वर्ष और बीत गए, लेकिन उसने अपने परिवार से बात नहीं की। धीरे धीरे उसने मेरे साथ भी बात करनी बंद कर दी। मुझे आज भी दिन भर उसका इंतज़ार रहता है, पर मालूम नहीं कि अब मैं उसको याद भी आती हूँ कि नहीं। भले वो मेरे साथ कभी फिर से बात ना करे, पर उसके ख्याल हमेशा ही डूबते सूरज की तरह मेरे अंदर तैरते रहेंगे। आखिर जिद करके मेरे परिवार ने मेरी शादी दिल्ली के एक थोड़ी बड़ी उम्र के डॉक्टर से करवा दी थी। मैं शादी के 1 साल के बाद अमृतसर वापस आई तो एयरपोर्ट पर मुझे सुखी एक गोरी लड़की के साथ दिखा। सुखी की गोदी में एक 2 बरस का बच्चा भी था। मैं अपने पति के साथ एयरपोर्ट से बाहर जा रही थी, लेकिन मैं बार बार कुछ ही दूरी पर बच्चे को गोदी में उठाकर उसकी गोरी पत्नी के साथ चलते हुए सुखी को देख रही थी। बाहर आते आते मेरे आंसू भी मेरी आंखों से बाहर आ गए थे। मेरे पति ने हैरान होकर मुझे मेरे रोने का कारण पूछा तो मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, आज 1 वर्ष बाद अपने शहर वापस आई हूँ ना, बस इसीलिए आंसू आ गए। मैंने पति का हाथ थाम लिया और सामने खड़ी टैक्सी में बैठ गई। सुखी दूर एक शानदार कार में अपने परिवार के साथ सवार हो रहा था। ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। मैं अब अपने पति और 2 कॉलेज पढ़ने वाले बेटों के साथ दिल्ली में ही रहती हूँ, पर जब हर सुबह अपने बेटों को कॉलेज जाते हुए देखती हूँ तो हर दिन ही मेरी आंखें नम हो जाती हैं।